मैं अपनी साइकिल पर अमरूदों की टोकरी लादे गलियों में चल रहा था। दिल्ली की गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज सिर पर आग बरसा रहा था और मेरे माथे पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। साइकिल का पिछला टायर कुछ ढीला था, हर मोड़ पर चूं चूं की आवाज़ निकलती थी। लेकिन मेरा दिल इस शोर से कहीं ज़्यादा तेज़ आवाज़ में धड़क रहा था। आज वो दिन था जिसका मुझे महीनों से इंतज़ार था। कंपटीशन की परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। ताज़ा अमरूद ले लो, ताज़ा अमरूद ले लो, मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, लेकिन मेरी नज़र हर गुज़रते पल के साथ घड़ी की तरफ उठ रही थी। दोपहर के 3 बज रहे थे। रिज़ल्ट किसी भी समय वेबसाइट पर आ सकता था, लेकिन मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था कि चेक करता। बस दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या मैं पास हुआ था या फिर पिताजी ठीक कहते थे कि ये सब समय की बर्बादी है। मैंने अपनी साइकिल एक छोटी सी दुकान के सामने रोकी। रामू काके की दुकान थी, जहाँ मैं हर रोज़ अमरूद बेचने के बाद चाय पीता था। काका ने अपनी ऐनक उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, पुनीत, आज तो तुम्हारा चेहरा कुछ फीका लग रहा है। क्या बात है? गर्मी ने तंग कर दिया या कोई और बात है? मैंने हंसते हुए कहा, काका, गर्मी तो रोज़ की बात है, बस घबराहट सी हो रही है। आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। काका ने नज़रें उठाईं। अरे वाह, कंपटीशन का रिजल्ट? बेटा, ये तो बड़ी बात है। लेकिन तूने तो कभी बताया नहीं कि तू कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। मैंने शर्मिंदगी से सर झुकाया। काका, घर वालों को भी नहीं बताया। पिताजी गुस्सा करते हैं कि मैं 4 पैसे कमाता हूँ, वो भी किताबों पर उड़ा देता हूँ। काका ने एक कप चाय मेरी तरफ बढ़ाई और कहा, बेटा, सपने देखना कोई गलत बात नहीं है। अगर तुमने मेहनत की है तो भगवान ज़रूर फल देगा। मैंने चाय का घूंट भरा और दिल ही दिल में प्रार्थना की, भगवान, बस एक बार मौका दे दो। मैं अपने परिवार को इस गरीबी से निकालना चाहता हूँ। शाम हो चुकी थी जब मैं घर की ओर लौटा। साइकिल पर अब सिर्फ थोड़े ही अमरूद बचे थे। आज का दिन अच्छा गुजरा था। कुछ पैसे जेब में थे, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और ही था। जैसे ही मैं अपनी गली में पहुंचा, मेरा दिल धक से रह गया। हमारे छोटे से घर के सामने लोगों की भीड़ थी। टीवी चैनल्स की वैन्स, कैमरे और रिपोर्टर्स की भीड़। ये क्या हो रहा था? क्या कोई दुर्घटना हो गई? मेरे घर वाले तो ठीक हैं। मैंने साइकिल एक और खड़ी की और तेज़ी से भीड़ की ओर बढ़ा। लोग अजीब नज़रों से मुझे देख रहे थे। कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे थे, कुछ हैरान थे। अचानक भीड़ में से एक आवाज़ आई, ये रहा पुनीत। मैं चौंक पड़ा। ये आवाज़ तो मेरे पिता की थी, लेकिन पिताजी तो हर समय मुझ पर गुस्सा करते थे। वो इतने खुश क्यों लग रहे थे? पिताजी भीड़ से निकलकर मेरे सामने आए। आज उनका चेहरा गुस्से से लाल नहीं था, बल्कि आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने ज़ोर से कहा, पुनीत, तूने ये क्या कर दिया? मैं घबरा गया। पिताजी, क्या हुआ? मैंने क्या किया है? पिताजी ने एक पल को मेरी ओर देखा, फिर अचानक मुझे अपनी बाहों में भींच लिया। बेटा, तूने पूरे राज्य में टॉप किया है। तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मैं सकते में आ गया। क्या? टॉप? कंपटीशन के एग्ज़ाम में? मेरा दिमाग घूम रहा था। रिपोर्टर्स ने भी भीड़ हटाते हुए मुझे घेर लिया। कैमरे चमक रहे थे, माइक मेरी ओर बढ़ रहे थे। पुनीत जी, आपने ये सफलता कैसे हासिल की? एक अमरूद बेचने वाले ने सरकारी अफसर बनने तक की यात्रा कैसे तय की? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मुश्किल से अपने आप को संभाल पाया। मैं बस अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था। उस रात घर में एक त्यौहार लगा हुआ था। माँ ने अपने पास बैठकर मुझे आशीर्वाद दिया। बेटा, तेरे रोहित भाई को बहुत खुशी होती अगर आज वो ये देखता। रोहित भाई का नाम सुनते ही मेरा दिल भारी हो गया। वो मेरा बड़ा भाई था, हमारे घर का सहारा। लेकिन जब मैं 10 साल का था, वो एक दुर्घटना में चल बसा। उसके बाद से घर की हालत कभी ठीक न हुई। पिताजी हमेशा गुस्से में रहते, माँ चुप चुप रहती और मैं बस ये सोचता कि एक दिन सब ठीक कर दूंगा। उस रात जब मैं अपनी चारपाई पर लेटा था, मेरा दिल संतुष्ट नहीं था। भीड़, कैमरे और पिताजी की खुशी, ये सब एक सपना सा लग रहा था। लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे लग रहा था कि ये सफलता कोई नई परीक्षा लेकर आएगी। जब मैं छोटा था, रोहित भाई रात को मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे। वो फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन उनका सपना था कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं। वो कहते थे, पुनीत, सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ना दें। एक रात जब बिजली चली गई थी और हम मोमबत्ती की रोशनी में बैठे थे, भाई ने मुझे एक पुरानी किताब दी। ये पढ़ो पुनीत, ये किताबें तेरी ज़िंदगी बदल देंगी। लेकिन फिर वो दुर्घटना हुई। फैक्ट्री में आग लग गई और भाई उसमें फंस गए। हमें बताया गया कि ये दुर्घटना थी, लेकिन मुझे हमेशा शक रहा। भाई मुझसे कहते थे कि फैक्ट्री का मालिक कुछ गलत काम करता है और वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले थे। अगले दिन सुबह जब मैं उठा, घर अब भी लोगों से भरा था। पड़ोसी, रिश्तेदार सब बधाई देने आए थे, लेकिन एक चेहरा मुझे अजीब सा लगा। मनोज काका, वो पिताजी के बड़े भाई थे,
लेकिन उनसे हमारी बातचीत कम थी। वो एक लोकल नेता के साथ काम करते थे और काफ़ी जान पहचान वाले थे। उन्होंने मुझे एक और ले जाकर कहा, पुनीत बहुत अच्छा किया, लेकिन अब सोच समझकर का कदम उठाना, ये सफलता बड़ी जिम्मेदारी लाती है। उनकी आवाज़ में कुछ अजीब सा स्वर था। मुझे लगा जैसे वह खुश नहीं बल्कि परेशान है। सुबह का समय था लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ था। घर में कल की खुशी का हंगामा अभी भी चल रहा था। पड़ोसी आते जाते बधाई देते और माँ सबसे बहुत खुश होकर मिल रही थी, लेकिन मनोज काका की वो बात, वो अजीब सा स्वर मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा था। सोच समझकर कदम उठाना पुनीत, क्या मतलब था इस बात का? क्या मेरी सफलता किसी के लिए खतरा थी? मैंने अपनी साइकिल उठाई और गली से बाहर निकला। अमरूद बेचने का काम तो करना ही था, कम से कम उस समय तक जब तक मेरी नौकरी की ट्रेनिंग शुरू ना हो जाए। लेकिन आज साइकिल पर बैठते हुए मेरा ध्यान कहीं और था। रोहित भाई की यादें मेरे दिमाग में घूम रही थी, वो यादें जो बरसों से मेरे दिल में छुपी हुई थी, लेकिन जिनकी चर्चा घर में कोई नहीं करता था। मैं 10 साल का था जब रोहित भाई हमारे घर का सहारा थे। वो सुबह सवेरे उठते, अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर फैक्ट्री जाते और रात को थके हारे लौटते। लेकिन कभी उनके चेहरे पर शिकायत न होती। वो हमेशा मुस्कुराते और रात को जब बिजली चली जाती, वो मोमबत्ती की रोशनी में मुझे कहानियाँ सुनाते, कभी राजा रानी की, कभी अली बाबा की और कभी अपने सपनों की। पुनीत, ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ पैसा और ताकत सब कुछ है, लेकिन अगर तेरे पास अक्ल और ईमानदारी हो तो कोई तुझे नहीं रोक सकता। वो एक रात कह रहे थे। मैंने मासूमियत से पूछा, भाई आप बड़े आदमी क्यों नहीं बन जाते? उन्होंने हंसकर मेरा सर सहलाया। बड़ा आदमी बनना आसान नहीं भाई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू बने, पढ़ लिख कर कुछ करके दिखा। रोहित भाई फैक्ट्री में मजदूर थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। वो कहते थे कि फैक्ट्री का मालिक प्रताप ठाकुर कुछ कुछ गलत काम करता है, लेकिन कोई उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। मैं उस समय इतना छोटा था कि इन बातों को समझ नहीं सकता था, लेकिन एक बात मुझे याद है। भाई ने कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए पुनीत तो तू हिम्मत ना हारना। फिर वो रात आई, पिताजी घर पर नहीं थे, वो अपने दोस्त के पास गए थे। अचानक गली में शोर उठा, फैक्ट्री में आग लग गई। मैं और माँ घर से बाहर निकले, लोग भाग रहे थे, चीख पुकार रहे थे। माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रोहित, वो बस इतना कह सकी। जब हम फैक्ट्री पहुँचे वहाँ धुआं ही धुआं था। आग की लपटें आसमान छू रही थीं। लोग कह रहे थे कि कुछ मजदूर अंदर फंस गए हैं। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और चीखा, भाई कहाँ है? किसी ने कहा रोहित अंदर था, वो दूसरे मजदूरों को बचाने गया था। रोहित भाई वापस न आए। अस्पताल में उनकी लाश देखकर माँ बेहोश हो गई। जब पिताजी घर आए, उन्होंने एक शब्द भी ना कहा, बस एक कोने में बैठकर सिर पकड़ लिया। उस रात के बाद हमारा घर बदल गया। पिताजी गुस्से में रहने लगे, माँ चुप चुप हो गई और मैंने फैसला किया कि एक दिन मैं भाई का सपना पूरा करूँगा। मैं साइकिल पर अमरूद बेच रहा था, लेकिन मेरा दिमाग पिछले समय की यादों में था। रोहित भाई की मौत को हमने हमेशा एक दुर्घटना समझा था, लेकिन अब जब मैंने कंपटीशन की परीक्षा में टॉप किया था, कुछ अजीब सी बात हुई थी। मनोज काका की वो बात, उनकी परेशानी, क्या उसका कोई संबंध रोहित भाई से था? शाम को जब मैं घर वापस आया, माँ दरवाजे पर ही बैठी थी। उनका चेहरा पीला था, लेकिन वो मुस्कुराई। बेटा, आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा। माँ, ये सब रोहित भाई के कारण है। उन्होंने ही मुझे सपने देखना सिखाया था। माँ की आंखों में आंसू आ गए। रोहित हमेशा कहता था कि तू ज़रूर कुछ बड़ा करेगा। मैंने पूछा, माँ, क्या आपको लगता है कि भाई की मौत सच में दुर्घटना थी? माँ ने एकदम मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। पुनीत, ऐसी बातें ना किया कर, जो हुआ वो हो गया। लेकिन उनके स्वर में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर गया। उस रात मैं अपनी चारपाई पर लेटा था, मुझे नींद नहीं आई। रोहित भाई की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, अगर मुझे कुछ हो जाए पुनीत तो तू हिम्मत ना हारना। अचानक मुझे याद आया कि भाई ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले एक डायरी दी थी। ये रख पुनीत, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो ही इसे खोलना। मैंने सालों से वो डायरी नहीं देखी थी, वो हमारे पुराने संदूक में कहीं पड़ी थी। मैं रात के अंधेरे में उठा, मोमबत्ती जलाकर संदूक खोला। ढूंढते ढूंढते वो पुरानी डायरी हाथ आई। उसके पन्ने सफ़ेद से पीले हो चुके थे, लेकिन भाई की लिखाई अभी भी साफ थी। मैंने डायरी खोली। पहले कुछ पन्ने कहानियों और सपनों के बारे में थे, लेकिन फिर एक पेज ऐसा आया जिसने मेरी दिल की धड़कन को तेज़ कर दिया। प्रताप ठाकुर फैक्ट्री में गैर कानूनी केमिकल्स बनाता है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो और मनोज काका मिलकर मुझे खामोश करना चाहते हैं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये कोई दुर्घटना नहीं होगी। मैं सकते में आ गया। मनोज काका, क्या वो रोहित भाई की मौत में मिले हुए थे? अगले दिन मैंने डायरी अपने बैग में छुपाई और रामू काका की दुकान पर गया।
काका को मैंने सारी बात बताई। उन्होंने गंभीरता से कहा, पुनीत ये बड़ी बात है। अगर ये सच है तो भी प्रताप ठाकुर और मनोज बहुत ताकतवर लोग हैं। तुझे अकेले उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा, काका अगर भाई की मौत दुर्घटना नहीं थी तो मैं चुप नहीं रह सकता। काका ने एक पुराना अखबार निकाल कर दिखाया। उसमें फैक्ट्री में लगी आग की खबर थी, लेकिन एक छोटी सी खबर ने मेरा ध्यान खींचा। प्रताप ठाकुर के पावर के कारण जांच रोक दी गई थी। अगली सुबह की रोशनी गली में फैल रही थी, लेकिन मेरे दिल पर एक काला बादल छाया हुआ था। रोहित भाई की डायरी ने रात भर मुझे जगाए रखा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये दुर्घटना नहीं होगी, ये बात मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी। मनोज काका, क्या वो भी भाई की मौत में शामिल थे? और प्रताप ठाकुर, वो फैक्ट्री का मालिक जो अब दिल्ली के पावरफुल लोगों में गिना जाता था, उसका इस सब में कितना हाथ था? मैंने डायरी अपने बैग में छुपाई और साइकिल पर अमरूद लगाकर निकल पड़ा। लेकिन आज मेरी आवाज़ चुप थी। ताज़ा अमरूद की आवाज़ें गलियों में गूंज नहीं रही थीं। मेरा दिमाग कहीं और था। मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं। अकेले इस राज पर से पर्दा हटाना खतरनाक था, लेकिन रोहित भाई के लिए, अपने परिवार के लिए मैं चुप कैसे रह सकता था? रामू काका की दुकान पर पहुंचा तो वो अपनी आदत के अनुसार अखबार पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने एक ऐनक उतारी और कहा, पुनीत तेरी शक्ल बता रही है कि तू रात भर सो नहीं सका, क्या बात है? मैंने एक गहरी सांस ली और डायरी निकालकर दोबारा उनके सामने रख दी। काका ये पढ़ें, रोहित भाई ने लिखा है कि उनकी मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। काका ने कहा, अगर ये सच है तो तू खतरे में पड़ सकता है। मैंने कहा, काका मैं डरता नहीं हूँ। भाई ने मुझे सर उठाकर जीना सिखाया है और मुझे कोई डरा नहीं सकता। काका ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, संध्या से मिल लो, वो प्रेस रिपोर्टर है और तेरी पुरानी दोस्त भी, शायद वो तेरी मदद कर सके। संध्या, उस नाम ने मेरी यादों के दरवाजे खोल दिए। वो मेरी क्लास की दोस्त थी जो हमेशा कहती थी कि वो एक दिन बड़ी रिपोर्टर बनेगी। बरसों हो गए थे उससे मिले हुए, लेकिन अगर कोई मेरी बात सुन सकता था तो वो संध्या ही थी। शाम को मैं संध्या के ऑफिस पहुंचा। वो एक लोकल न्यूज़ चैनल में रिपोर्टर थी। ऑफिस के बाहर खड़े होकर मैं हिचकिचा रहा था, क्या उसे मैं याद भी होऊंगा? एक अमरूद बेचने वाले से क्या मिलने आएगी? लेकिन फिर मैंने हिम्मत की और अंदर चला गया। संध्या अपनी चेयर पर बैठी कुछ फाइलें देख रही थी। उसने मुझे देखते ही मुस्कुराकर कहा, अरे पुनीत, ये क्या एग्जाम में टॉप करके अब यहाँ आए हो? मैंने शर्मिंदगी से सर झुकाया। संध्या, मुझे तेरी मदद चाहिए। उसने भवें उठाई। मदद? क्या बात है? मैंने डायरी उसके हाथ में दे दी और सारी कहानी सुना दी। रोहित भाई की मौत, डायरी के राज और मनोज काका का अजीब सा व्यवहार। संध्या ने खामोशी से सब सुना, फिर कहा, पुनीत ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये सच है तो हम प्रताप ठाकुर और मनोज जैसे लोगों से टक्कर ले रहे हैं, लेकिन मैं तेरी मदद करूंगी, बस हमें सबूत चाहिए। मैंने पूछा, सबूत कैसे मिलेगा? संध्या ने मुस्कुराकर कहा, पत्रकारिता का जादू पुनीत, बस मुझ पर भरोसा रखो। अगले कुछ दिन अजीब से गुजरे। मेरी नौकरी की ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी और घर में खुशी का माहौल था, लेकिन मुझे लग रहा था कि कोई गहरा साया हम पर मंडरा रहा है। एक दिन जब मैं बाजार से वापस आया तो घर के बाहर दो पुलिस वाले खड़े थे। माँ घबराई हुई थी। पुनीत, ये लोग कह रहे हैं कि तूने कोई धोखा किया है। मैं हैरान हुआ। धोखा? कौन सा धोखा? एक पुलिस वाले ने पेपर्स दिखाते हुए कहा, तुम्हारे एग्ज़ाम के पेपर्स में गड़बड़ पाई गई है, तुम पर नकल करने का आरोप है। मेरा सर घूम गया। ये क्या हो रहा था? मैंने कहा, ये झूठ है। मैंने रात दिन मेहनत की है, लेकिन पुलिस वालों ने मेरी एक ना सुनी। हमारे पास सबूत हैं, तुम्हें थाने चलना होगा। घर से निकलते समय माँ की आंखों में आंसू थे। पिताजी खामोश खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा गुस्से से लाल था। पुनीत, अगर तूने कोई गलत काम किया है? पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी आवाज़ काँप रही थी। थाने में मुझे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। वहाँ बैठकर मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। मेरी सफलता, मेरे सपने सब मिट्टी में मिल गए। लेकिन फिर मुझे रोहित भाई की बात याद आई। हिम्मत न हारना पुनीत। अगले दिन जब मैं थाने में था, संध्या अचानक वहां पहुंची। उसके साथ एक कैमरामैन और कुछ रिपोर्टर थे। उसने पुलिस अफसर से कहा, यह केस झूठा है, हमारे पास सबूत है कि पुनीत निर्दोष है। पुलिस अफसर घबरा गया। क्या सबूत? संध्या ने एक फाइल निकाली। ये देखें, एग्जाम के पेपर्स की असली रिपोर्ट। कोई गड़बड़ नहीं हुई है, ये केस एक साजिश है और हम इसे टीवी पर दिखाएंगे। पुलिस वालों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मुझे छोड़ दिया। बाहर निकलते समय संध्या ने कहा, पुनीत, ये मनोज और प्रताप ठाकुर की चाल थी। वो नहीं चाहते कि तू अपनी नौकरी शुरू करे। मैंने पूछा, लेकिन क्यों? संध्या ने गहरी सांस ली, क्योंकि तू रोहित की मौत का राज खोलने की ओर जा रहा है। संध्या ने मुझे बताया कि उसने फैक्ट्री की आग के बारे में कुछ पुराने रिपोर्टर से बात की थी। उन्होंने बताया कि आग लगने से पहले रोहित ने प्रताप ठाकुर के खिलाफ
एक शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन वो कभी आगे नहीं बढ़ी। संध्या ने कहा, हमें उस कंप्लेन के पेपर्स ढूंढने होंगे। अगर वो मिल गए तो हम प्रताप ठाकुर और मनोज का असली चेहरा सबके सामने ला सकते हैं। मैंने कहा, संध्या, ये तो बहुत खतरनाक काम है। अगर उन्हें पता चला कि हम उनके पीछे हैं। संध्या ने मेरी बात काटी। पुनीत, खतरा तो है, लेकिन क्या तू रोहित के लिए ये नहीं करेगा? उस रात मैं घर वापस आया, माँ ने मुझे गले लगाया। बेटा, मुझे डर लगता है, ये सब छोड़ दे। लेकिन मैंने कहा, माँ, मैं छोड़ नहीं सकता। रोहित भाई के हत्यारों को सज़ा मिलनी चाहिए। रात का सन्नाटा था और मैं अपनी चारपाई पर लेटा रोहित भाई की डायरी के पन्ने पलट रहा था। हर शब्द मेरे दिल में एक नई आग भड़का रहा था। प्रताप ठाकुर और मनोज मिलकर मुझे खामोश करना चाहते थे, लेकिन ये वाक्य मेरे दिमाग में घूम रहा था। संध्या ने कहा था कि हमें रोहित भाई की कंप्लेन के पेपर्स ढूंढने होंगे, लेकिन ये काम आसान नहीं था। प्रताप ठाकुर एक ताकतवर आदमी था और मनोज काका उसके दाएं हाथ की तरह काम करते थे। अगर हम उनके पीछे गए तो हमारी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रोहित भाई की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, हिम्मत न हारना पुनीत। मैंने डायरी बंद की और माँ की ओर देखा, जो दूसरी चारपाई पर लेटकर दवाएं मांग रही थीं। उनका चेहरा पीला था और खांसी अब ज़्यादा आ रही थी। मैं जानता था कि वो अपनी बीमारी छुपा रही थी ताकि मैं परेशान न हो जाऊं, लेकिन उससे मेरा फैसला और मजबूत हुआ। मैंने फैसला किया कि चाहे जो हो, मैं रोहित भाई के हत्यारों को बेनकाब कर दूंगा। अगले दिन मैं संध्या से मिला। वो एक छोटे से कैफ़े में बैठी थी, जहां वो अपने लैपटॉप पर कुछ नोट्स बना रही थी। उसने मुझे देखते ही कहा, पुनीत, मैंने कुछ पुराने रिपोर्टर से बात की है। रोहित ने जो शिकायत दर्ज करवाई थी वो पुलिस रिकॉर्ड में अब भी हो सकती है, लेकिन हमें उसे ढूंढने के लिए किसी अंदर के आदमी की मदद चाहिए। मैंने पूछा, कौन मदद करेगा? संध्या ने मुस्कुराकर कहा, मेरा एक दोस्त है राघव। वो पुलिस में है और ईमानदार आदमी है। वो हमारी मदद कर सकता है। राघव से मिलने के लिए ये हम एक पुराने पुलिस रिकॉर्ड ऑफिस के पीछे छुपकर उससे मिले। राघव एक लंबा गंभीर सा आदमी था। उसने डायरी पढ़ी और कहा, पुनीत, ये बड़ा खतरनाक काम है। प्रताप ठाकुर के राजनीतिक संबंध बहुत गहरे हैं और मनोज उसका हर काम संभालता है। लेकिन अगर रोहित की शिकायत के पेपर्स मिल जाएं तो हम केस दोबारा खोल सकते हैं। मैंने कहा, राघव भाई, मुझे अपने भाई के लिए इंसाफ चाहिए। राघव ने एक पल को सोचा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन होशियार रहना। अगर मनोज या प्रताप ठाकुर को पता चला कि तुम उनके पीछे हो तो वो तुम्हें दोबारा फंसाने की कोशिश करेंगे। अगले कुछ दिन हमने पुलिस रिकॉर्ड ऑफिस में गुजारे। राघव ने हमारे रात के समय ऑफिस में जाने की व्यवस्था कर दी, जहां हमने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। कई दिनों की मेहनत के बाद हमें एक पुरानी फाइल मिली जिसमें रोहित भाई की कंप्लेंट दर्ज थी। उसमें लिखा था कि फैक्ट्री में गैरकानूनी केमिकल्स बनाए जा रहे हैं और रोहित ने इसके खिलाफ सबूत जमा किए थे। लेकिन फाइल के आखिरी पन्ने पर लिखा था, केस क्लोज, क्योंकि सबूत काफ़ी नहीं थे। संध्या ने फाइल पढ़कर कहा, यह सब झूठ है, सबूत तो काफ़ी थे। किसी ने इस केस को दबा दिया। मैंने पूछा, अब क्या करें? संध्या ने कहा, हमें रोहित के जमा किए हुए सबूत ढूंढने होंगे। शायद उसकी डायरी में कुछ लिखा हो। हम वापस घर आए और डायरी के हर पन्ने को ध्यान से पढ़ा। एक पन्ने पर रोहित भाई ने लिखा था, मैंने कुछ सबूत एक लॉकर में छुपा दिए हैं। चाबी हमारे पुराने घर के तहखाने में है। मैं चौंक पड़ा। हमारा पुराना घर, वो घर जहां हम रोहित भाई की मौत से पहले रहते थे, वो घर तो खाली पड़ा था और उसे मनोज काका ने खरीद लिया था। अगले दिन मैं और संध्या उस पुराने घर की ओर निकले। वो घर दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में था, जहाँ पतली गलियाँ और पुराने घर थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो घर वीरान लग रहा था। दरवाजे पर ताला लगा था, लेकिन संध्या ने कहा, हमें अंदर जाना होगा। हमने घर की दीवार फांदी और तहखाने की ओर बढ़े। वहाँ अंधेरा था और चूहों की आवाज़ें आ रही थीं। हमने टॉर्च जलाकर ढूंढना शुरू किया। काफ़ी ढूंढने के बाद हमें एक पुरानी अलमारी मिली जिसके पीछे एक छोटी सी चाबी पड़ी थी। मैंने चाबी उठाई और कहा, लगता है यही वो चाबी है। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलने लगे, हमें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। कोई घर के अंदर आया था। हमने फ़ौरन टॉर्च बंद की और एक कोने में छुप गए। दो आदमी अंदर आए और उनकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक पड़ा। एक आवाज़ मनोज काका की थी। ठाकुर साहब, मुझे लगता है कि पुनीत कुछ ज़्यादा ही होशियार बन रहा है। हमें उसे जल्दी ही रोकना होगा। दूसरी ओर प्रताप ठाकुर की थी। दूसरी आवाज़ प्रताप ठाकुर की थी। मनोज, तुमने तो कहा था कि वो पुलिस केस उसे रोक देगा, लेकिन अब तो वो अब भी हमारे पीछे पड़ा है। अगर उसे रोहित के सबूत मिल गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। संध्या ने मेरा हाथ पकड़कर इशारा किया कि चुप रहो, लेकिन फिर अचानक मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई और उसकी आवाज़ गूंज उठी। कौन है? मनोज ने चीख कर कहा। हम भागे, लेकिन घर का दरवाज़ा बंद था। मनोज और प्रताप ठाकुर हमारे पीछे आ गए। संध्या ने फ़ौरन अपना फ़ोन निकाला और राघव को कॉल की।
राघव फौरन यहाँ आओ, हमें पकड़ लिया गया है। लेकिन इससे पहले कि राघव आता, प्रताप ठाकुर के दो गुंडों ने हमें पकड़ लिया। मनोज ने मेरी ओर देखकर कहा, पुनीत तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें एक गोदाम में ले जाया गया, वहाँ अंधेरा था और हमारे हाथ पैर बांध दिए गए। प्रताप ठाकुर ने डायरी और चाबी छीन ली। क्या सोचा था कि तुम हमें पकड़ लोगे, बेवकूफ़ लड़के। संध्या ने गुस्से से कहा, प्रताप ठाकुर तुम्हारा समय खत्म हो गया है, हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। ठाकुर हंस पड़ा, तुम्हारा फ़ोन भी हमारे पास है लड़की, अब कोई सबूत नहीं बचा। उस समय मुझे लगा कि सब खत्म हो गया, मेरी सफलता, मेरे सपने, रोहित भाई का न्याय, सब कुछ हाथ से निकल गया। लेकिन फिर मुझे रोहित भाई की बात याद आई, सपने वो होते हैं जो तुझे सोने ना दे। मैंने संध्या की ओर देखा और कहा, हम हार नहीं मानेंगे। अचानक गोदाम के बाहर शोर उठा, पुलिस के सायरन की आवाज़ आई थी। राघव अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया था। प्रताप ठाकुर और मनोज भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोदाम के बाहर पुलिस के सायरनों की आवाज़ें गूंज रही थी। मेरा दिल अब भी धड़क रहा था, लेकिन संध्या के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। प्रताप ठाकुर और मनोज काका के चेहरे सफ़ेद पड़ गए चुके थे। वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राघव और उसकी पुलिस टीम ने गोदाम को घेर लिया था। राघव ने अंदर आते ही प्रताप ठाकुर के हाथ में हथकड़ी डाल दी और कहा, ठाकुर साहब अब आपका खेल खत्म हुआ। मनोज ने घबराकर कहा, राघव तुम्हें गलत फहमी हुई है, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन राघव ने मेरी ओर देखकर कहा, पुनीत चाबी और डायरी कहाँ है। मैंने बताया कि ठाकुर ने वो छीन ली थी। राघव ने ठाकुर की जेब से चाबी और डायरी निकाली और मुझे वापस की। ये तुम्हारा अधिकार है पुनीत। संध्या ने अपना फ़ोन उठाया, जो सौभाग्य से ठाकुर के गुंडों ने पूरी तरह से तबाह नहीं किया था। उसने कहा, मैंने सारी बात रिकॉर्ड कर ली थी और ये सबूत काफ़ी हैं। थाने में रात भर पूछताछ चली। संध्या ने अपनी रिकॉर्डिंग पुलिस को दी, जिसमें प्रताप ठाकुर और मनोज की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। वो रोहित की मौत के बारे में बात कर रहे थे और किस तरह उन्होंने रोहित की हत्या को फैक्ट्री में लगी आग के रूप में दर्शाया था। राघव ने पुरानी फाइल दोबारा खोली और रोहित की शिकायत पर दोबारा जांच शुरू की। अगले दिन जब मैं थाने से बाहर निकला, संध्या मेरे साथ थी। उसने कहा, पुनीत ये तो बस शुरुआत है, हम इस केस को अदालत तक ले जाएंगे। मैंने कहा, संध्या अगर तुम न होती तो मैं ये सब कभी अकेले ना कर पाता। संध्या मुस्कुरा दी, मैंने तो बस तुम्हारा साथ दिया है। घर पहुंचते ही माँ ने मुझे गले लगाया कि उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। बेटा तूने रोहित का कर्ज उतार दिया। लेकिन पिताजी खामोश थे। मैंने उनसे पूछा, पिताजी आप कुछ नहीं बोलेंगे। पिताजी ने गहरी सांस ली और कहा, पुनीत मुझे माफ़ कर दे, मैंने हमेशा तुझ पर गुस्सा किया, लेकिन तूने हर बार मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। ये पहली बार था जब पिताजी ने मुझसे माफ़ी मांगी। मेरा दिल भर आया। कुछ हफ्तों बाद प्रताप ठाकुर और मनोज के खिलाफ केस अदालत में पेश हुआ। संध्या ने अपनी पत्रकारिता की ताकत पर भरपूर उपयोग किया। उसने रोहित भाई की कहानी को मीडिया पर उजागर किया और पूरे शहर में लोगों ने इस केस के बारे में बात करना शुरू कर दी। लोगों ने सड़कों पर निकलकर न्याय के लिए आवाज़ उठाई। अदालत में रोहित भाई की डायरी, कंप्लेन के पेपर्स और संध्या की रिकॉर्डिंग ने बड़ा काम किया। प्रताप ठाकुर ने अपने जुर्म स्वीकार कर लिए और मनोज ने भी अपने जुर्म स्वीकार कर लिए थे। अदालत ने दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। जब फैसला सुनाया गया, मैं और संध्या अदालत के बाहर खड़े थे। मैंने कहा, संध्या ये सब एक सपना लगता है। संध्या ने हंसते हुए कहा, पुनीत ये वही सपना है जो रोहित ने देखा था, तुमने उसे पूरा कर दिया। केस के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। मेरी नौकरी की ट्रेनिंग शुरू हुई और कुछ महीने बाद मुझे एक सरकारी अफसर के रूप में तैनाती मिल गई। मैंने अपनी पहली सैलरी से माँ का इलाज शुरू करवाया। डॉक्टर ने बताया कि माँ की बीमारी का इलाज हो सकता है, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक दिन जब मैं माँ को नए घर में ले गया जो मैंने अपनी बचत से ख़रीदा था, तो वो रो पड़ी। बेटा ऐसा घर तो रोहित का सपना था। मैंने कहा, माँ ये हमारा और रोहित भाई का घर है। एक शाम में अकेला पार्क में बैठा था, मुझे रोहित भाई याद आ रहे थे। मैंने कहा, भाई मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया, अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। वहाँ बैठकर मुझे लगा जैसे रोहित भाई मुस्कुरा रहे हैं। कुछ दिन बाद मैं और संध्या एक गली में दुकान में बैठकर चाय पी रहे थे। रामू काका की दुकान अब हमारा अड्डा बन चुकी थी। काका ने हंसते हुए कहा, पुनीत अब तो सरकारी अफसर बन गया है, अब तो अमरूद बेचने नहीं जाएगा। मैंने हंसते हुए कहा, काका अमरूद बेचना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक था। उसने ही मुझे हिम्मत दी। संध्या ने कहा, पुनीत अब क्या प्लान है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, संध्या अब मैं चाहता हूँ कि मुझ जैसे दूसरे लोगों को भी मौका मिले, जो गरीब हैं, जिनके सपने तो हैं लेकिन पूरा करने की क्षमता नहीं है। मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ जहाँ मुफ्त शिक्षा दी जाती हो। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, यह तो रोहित का सपना था पुनीत, और मैं इसके लिए तुम्हारे साथ हूँ।
तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।